हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पदार्थ विज्ञान मटेरियल एंड साइंस में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ पदार्थ के स्टेज पढ़े थे। अवस्थाएं, कितने अवस्थाएं में पदार्थ मिलता है, तो हम लोगों ने 3 अवस्थाएं देखा था। ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्थाएं थे पदार्थ के। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था पदार्थ का कितने प्रकार से वर्गीकरण होता है। 2 प्रकार से वर्गीकरण था। एक क्या था? एक आपका था धातु था, दूसरा क्या था? आधातु था। ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने पिछले क्लास में पदार्थ के वर्गीकरण पढ़ा और पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु के आगे डिटेल। धातु कैसे हमें प्राप्त होता है, फिर इसके रिफाइन करके क्या बनता है और हमारे दैनिक जीवन में धातु का क्या उपयोग है। तो धातु के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आधातु पे आएंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए धातुएं। हेडिंग डालिए धातुएं, मेटल, मेटल्स। धातुओं में लिखिए खनिज पदार्थों से, खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है। खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में मिलती हैं। तो धातुएं हमारा क्या है? धातु जो होता है खनिज पदार्थों से प्राप्त होती हैं जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में मिलती हैं। ठीक। तो अयस्क, अब आइए अयस्क के बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं कि कौन कौन से अयस्क होते हैं और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं भारत में। तो अयस्क के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, तो आपको चार्ट बनाना होगा। तो आपका अयस्क और का ये चार्ट है, आप लोग ये बना लेंगे चार्ट। देखिए क्रम संख्या 1 2 3 लौह अयस्क के नाम है। तो अयस्क जो हमें प्राप्त होता है खनिजों से, जैसे पिछले में आपने लिखे हैं, तो ये 3 रूपों में मिलता है। एक ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। ऑक्साइड के रूप में जो अयस्क मिलता है उसके नाम क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। सल्फाइड के रूप में मिलता है पाइराइट्स मिलता है। कार्बोनेट के रूप में हमें सिडेराइट मिलता है। जो हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O4। लिमोनाइट का रासायनिक सूत्र है Fe2O3 इंटू H2O। पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र है FeS2। सिडेराइट का रासायनिक सूत्र है FeCO3। जो हेमेटाइट होता है ये भारत में पाया जाता है। भारत में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में, ये जो प्रदेश के क्षेत्र है यहाँ पे लौह की मात्रा ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे हेमेटाइट की मात्रा पाई जाती है। तो जो देख रहे होंगे लौह की मात्रा 60 से 65%, जो भी हेमेटाइट जो अयस्क मिलता है उसमें लौह की मात्रा 60 से 65% होती है। जो मैग्नेटाइट होता है 70 से 75% पाया जाता है। इसमें जो लोहे की मात्रा होता है 70 से 75%। लेकिन मैग्नेटाइट ये भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में पाया जाता है। लेकिन इसमें चुंबकीय गुण ज़्यादा होता है मैग्नेटाइट में, इसलिए मैग्नेटाइट को रिफाइन करने में, इससे लोहा बनाने में, आयरन बनाने में ज़्यादा टफ काम होता है। जो हेमेटाइट की अपेक्षा इसमें मैग्नेटाइट में ज़्यादा टफ होता है, इसलिए भारत में हेमेटाइट आसानी से मिल भी जाता है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है। लिमोनाइट है। लिमोनाइट इसमें देखिए लोहे की मात्रा होगा 30 से 60% होता है।
इन दोनों मैग्नेटाइट हेमेटाइट की अपेक्षा इसमें लिमोनाइट में कम होता है। मतलब इससे 30 से 60% इसमें लोहे की मात्रा है, तो मतलब इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होगा, तो इसके रिफाइन करने में हमको ज़्यादा फिर टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा दिक्कतों से हमें लोहा प्राप्त होगा। फिर पाइराइट्स है, देखिए इसमें 40 से 45% होता है। सिडेराइट है 40 से 48% लोहे की मात्रा होता है। तो आप ये चार्ट बना लेंगे, इसको याद रख लेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए अयस्कों से लोहा कैसे प्राप्त होता है, तो अयस्कों से हमें ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। ऑक्साइड में आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से ओर्स अयस्क आते हैं, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट हो गया। सल्फाइड में जो रासायनिक नाम है सल्फाइड का पाइराइट्स है, कार्बोनेट का जो नाम है सिडेराइट है। तो 3 प्रकार से हमें लोहा प्राप्त होता है, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। जो ये 5 आपके रासायनिक नाम है, इसको आप याद रखेंगे, इसके रासायनिक सूत्र दिए याद रखेंगे। ये परसेंटेज आपको याद रखना है कि कौन से रासायनिक नेम में कितना परसेंटेज की मात्रा लोहे की होती है। तो आप इसको अपने रजिस्टर में बना लेंगे, नोट कर लें इसे। तो हम लोग अयस्क को देखते हैं कि अयस्क हम तक कैसे आता है, कैसे रिफाइन किया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस हम लोग समझेंगे एक कहानी के रूप में। देखिए जो अयस्क होगा, जो ऑक्साइड के रूप में ये सब अयस्क है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? खानों से मिल रहा है, खनिज से, खानों से मिल रहा है। अब खान से हमें क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ होगा, इसी को तो ही खान बोलते हैं। मतलब ये पहाड़ होगा, ऐसे चट्टाने होंगे। अब यहाँ पे पहाड़ पे हमें क्या करेंगे? बम ब्लास्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नीचे यहाँ पे कहीं पे बम रख देंगे, एक बम रख देते हैं, ठीक है, बम रख देंगे। कुछ ऐसे मतलब पदार्थ की जो बम ब्लास्ट करे, ठीक है। तो जब ये बम ब्लास्ट होगा तो मान ले ये पहाड़ का ये थोड़ा सा छोर है, जो किनारा है, मतलब जो अयस्क है इसमें लगभग मान लिया हेमेटाइट है, हेमेटाइट टाइट अयस्क है। मान लिया इसमें हेमेटाइट में आपने लिखा था 60 से 65% होता है, आयरन होता है, लोहे की मात्रा होता है। तो ये हेमेटाइट अयस्क था जो खानों में था। आपने बम ब्लास्ट किया तो ये चट्टान इतना टूट करके यहाँ नीचे गिर गया। कुछ इस प्रकार ये चट्टान नीचे गिर गया, ठीक है। मान लिया ये 2 टुकड़ों में भी हो सकता है, कुछ इधर बिखर जाएगा। तो ये बड़े बड़े टुकड़ों में मतलब खानों से अलग हो गया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसमें वर्कर लगाएंगे, मशीन लगाएंगे, इन चट्टानों को तोड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा तो कहीं पे हम रिफाइन के लिए अपने जो फर्नेस है वहाँ तक तो ले नहीं जाते हैं, ले नहीं जा सकते। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्कर लगाएंगे या मशीनी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। मशीनी प्रोसेस द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट लेंगे, छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में बांट लेंगे। अब इन टुकड़ों पे आप क्या करेंगे? गाड़ी यहाँ पे लाएंगे, ठीक है, गाड़ी लाएंगे। इसको क्या करेंगे? आप गाड़ी पे इसको लोडेड करेंगे, ठीक। छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, गाड़ी पे लोड होगा। अब ये गाड़ी पे लोड होने के बाद अब ऐसे जगह पे आएगा जहाँ पे इसको सफाई। अब ये जो आपका था ये चट्टान टूटा, तो इसमें क्या होगा? इसमें रेत भी होगा, पत्थर भी होगा, मिट्टी भी होगा। ये तो ऐसे अशुद्धियाँ हैं जो जनरल सबको पता है, लेकिन और इसके अलावा भी जो और रासायनिक चीज़ें देखें तो बहुत सारे चीज़ें, सल्फर होगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ जो इसमें मिलेगा। मतलब लेकिन हमें यहाँ पे हेमेटाइट से मतलब है, आयरन से मतलब है। वैसे और भी सारी चीज़ें मिलता है, लेकिन उसको पाने के लिए उसका प्रोसेस फिर अलग हो जाता है। तो हमें यहाँ पे अभी हेमेटाइट अलग करना है। हेमेटाइट के लिए देखिए हम कैसे हेमेटाइट इसको अलग करते हैं। तो रेत होगा, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि हमारा 60 से 65% ही तो है हेमेटाइट। बाकी जो होगा हमारा 40 से
35%, ये तो वही होगा ना, अदर चीज़ें होंगी। तो हमें यहाँ 60 से 65% को ही हम ध्यान में रखकर चलेंगे। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, हमने यहाँ पे लोडेड कर लिया इसको। अब लोड करने के बाद में अब ये जैसे ये कुछ चीज़ें हैं, रेत हुआ, पत्थर हुआ, मिट्टी हुआ, इसको साफ करना है। तो इसको साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कुछ चीज़ें तो हम क्या करेंगे, इसमें हवा देंगे, इस पे हवा हवा का तेज मतलब प्रेशर लगाएंगे। तो इसमें जो मिट्टी होगा, रेत होगा, वो क्या होगा, मिट्टी रेत उड़ जाएगा। जो इसमें अशुद्धियाँ होंगी काफ़ी उड़ जाएगा, क्योंकि जो हमारा हेमेटाइट होगा, लोहा होगा, वो तो वेट में वजन होगा, डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है, तो वो नहीं उड़ता है। तो कुछ चीज़ें उड़ जाएगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पानी की तेज फुहार द्वारा उसको धुलेंगे। तो धुलेंगे, मिट्टी भी साफ हो जाएगा, रेत भी साफ हो जाएगा, और भी जो उसमें अशुद्धियाँ लगी होंगी वो भी साफ हो जाएगा। पानी द्वारा उसकी धुलाई करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम ये जो हमारे छोटे छोटे टुकड़े थे, इसको हम और भी छोटे, क्योंकि और भी छोटे चूड़, एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस करेंगे। अब ये जो हमारे छोटे, ये गाड़ी से आया, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ पे इस छोटे टुकड़ों को इसमें डालेंगे। अब इसको और छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, मशीन द्वारा कटिंग करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। मतलब इसकी एक बुरादा बनाएंगे, एक प्रकार से इसको बुरादे के रूप में कर लेंगे। ठीक, अब ये बुरादे के रूप में हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ऊपर से हम इसको गिराएंगे तो नीचे क्या होता है, एक बेल्ट लगा होता है, और ये बेल्ट कैसा होता है, मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक बेल्ट होता है, जो इस पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ें फुहारे, मतलब ये जो बुरादा हमारा था, इस बुरादे को इस मैग्नेटिक बेल्ट पे घुमाएंगे, ये बेल्ट घूमता रहता है, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब लगा दिया जाता है जो इस पे चिपक। अब देखिए, जब बेल्ट पे गिरेगा ये, तो जो हमारा आयरन होगा वो क्या होगा, बेल्ट पे चिपक जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक बेल्ट होगा, वो आयरन चिपक जाएगा। बाकी चीज़ें क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। जो आयरन चिपकता जाएगा, यहाँ पे अलग चीज़ें कुछ लगा के उसको इकट्ठा करते चले जाएंगे आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन इकट्ठा हो जाएगा। अब इस आयरन में अभी भी इकट्ठा होने के बाद बहुत सारी अशुद्धियाँ तो इसमें रह जाएंगी, बहुत सारा, फिर भी थोड़ा बहुत मिट्टी, रेत, पत्थर, सल्फर, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें रह जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब हमने तो प्रोसेस कर लिया, अब इसको अलग से प्रोसेस करने के लिए अब इसको हम मेल्टिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे। अब कुछ ऐसे इसमें तत्व होंगे जो इसके अंदर होंगे, जो हमें बाहरी मतलब ऐसे कुछ निकालना बड़ा मुश्किल होगा भौतिक क्रियाओं द्वारा, तो हम उसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग करके उसको निकालेंगे। हर धातु का टेम्परेचर अलग होता है, तो टेम्परेचर द्वारा मेल्टिंग करके हम उससे अलग करेंगे। तो आइए और इसके आगे प्रोसेस देखते हैं कैसे अलग किया जाता है। तो आप नोट कर लेंगे, हेडिंग लिखेंगे, कच्चे लोहे का उत्पादन। कच्चे लोहे, देखिए यहाँ पे हमने अभी जो प्रोसेस बताया, हमने क्या, हेमेटाइट और को क्या कर लिए थे, इकट्ठा कर लिए थे बेल्ट द्वारा, मैग्नेटिक बेल्ट द्वारा इसको हमने इकट्ठा कर लिया था। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कच्चे लोहे का उत्पादन, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। तो इसके 3 स्टेज होते हैं। आइए फर्स्ट स्टेज देखते हैं क्या होता है, लौह अयस्क का प्रसाधन। लौह, आप इसको लिखते चलेंगे, लौह अयस्क
का प्रसाधन। ठीक, ये हो जाएगा आपका ड्रेसिंग ऑफ आयरन ओर। ठीक, सेकंड लिखेंगे आप लोग भर्जन तथा निस्तापन। ये हो जाएगा आपका रोएस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। थर्ड पॉइंट है आपका प्रगलन, स्मेल्टिंग। ठीक है, ये 3 स्टेज होते हैं जो हमारा अयस्क होता है उसको साफ करने के लिए, उसके अशुद्धियों को दूर करने के लिए। ठीक है, उत्पादन का प्रोसेस होता है, ये 3 प्रोसेस होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे। पहला होता है प्रसाधन होता है, सेकंड होता है भर्जन तथा निस्तापन होता है, सेकंड होता है भर्जन तथा निस्तापन होता है, थर्ड होता है प्रगलन होता है। देखिए, प्रसाधन ड्रेसिंग में हम पहले ही बता चुके, जैसे पानी से, हवा के फुहार से उसको अलग करते हैं, मतलब उसकी धुलाई करते हैं। फिर भर्जन तथा निस्तापन में, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में जो हमारा ये अयस्क होता है, अयस्क को हम मेल्टिंग करते हैं। मेल्टिंग मतलब कुछ हीट करते हैं उसको, एक भट्टी में उसको कुछ हीट करते हैं, मतलब वो मेल्ट पिघले ना कुछ, मतलब उसके जैसे मान लिया, वैसे आयरन का 723 होता है, लोहे का होता है 723 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम पॉइंट होता है, और 800 मैक्सिमम होता है। मतलब जो हमारा लोहा होता है 723 से उसके अणु पिघलना शुरू हो जाते हैं, और 800 तक जाते जाते पूरा द्रव के रूप में बदल जाता है। तो आप मान सकते हैं 4 से 500 या 600 तक, मैक्सिमम 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो जो सल्फर होगा, आर्सेनिक होगा, ये सब चीज़ें, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, 300-400 पे ये गैस बन जाते हैं सल्फर गर्म करने पे। तो ये सब चीज़ें जो अशुद्धियाँ होती है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ये सब चीज़ें निकल जाती। देखिए, इसमें हमने पानी तथा हवा से भी सफाई किया था, जिसमें रेत, मिट्टी, बालू ये सब अलग हो गए थे। सेकंड में भर्जन तथा निस्तापन में हम उसको हीट करेंगे 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग, तो इसके जो और भी तत्व इसमें मौजूद थे, अशुद्धियाँ, वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद आता है प्रगलन, लास्ट में आता है स्मेल्टिंग। अब स्मेल्टिंग में अदर टेम्परेचर के भट्टियाँ होती हैं, फर्नेस होता है, उसमें डालकर अलग अलग टाइप के हम आयरन प्राप्त करते हैं। तो इस मेल्टिंग में, अब इसमें आयरन के साथ, जैसे ये भर्जन निस्तापन के बाद जो मिला 600 के बाद जो हमें अयस्क मिला, अब ये जो अयस्क होगा, इतना सारे देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए अयस्क को कितना पहले हमने लादा, कितने सारे किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी ज़्यादातर अशुद्धियाँ निकल जाती हैं। अब इसके अंदर जो होता है वही बहुत मामूली अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जिसमें वैसे आयरन में कार्बन की मात्रा भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब कार्बन ऐसे नहीं निकलेगा, कार्बन निकालने के लिए हमें मेल्टिंग करना पड़ेगा। जो कुछ अशुद्धियाँ इसको अलग अलग फर्नेस पे मेल्टिंग करके निकालेंगे हम। तो यहाँ तक हमारा अयस्क आ गया है। अब इसके बाद हम प्रगलन पे जाएंगे, इस मेल्टिंग पे। अब इस मेल्टिंग में, इसमें देखिए क्या क्या मिलाते हैं, 3 चीज़ें मुख्य रूप से होता है प्रगलन में के बाद। 3 चीज़ें मुख्य, लौह अयस्क होगा, प्लस चूना पत्थर होगा, प्लस आपका कोक होगा। कोक मतलब कोयला। ये 3 चीज़ें मुख्य होती हैं प्रगलन मेल्टिंग में, ये 3 चीज़ें
मुख्य रूप से होती है। एक तो आपका ये जो अयस्क था, अयस्क हो गया, इसमें क्या मिलाते हैं, चूना पत्थर मिलाते हैं। उसके बाद कोक, कोक क्या होता है आप जानते हैं, कोक जो जलता है, जो इसको ताप देगा, जलेगा। चूना पत्थर क्या काम करता है, चूना पत्थर फ्लक्स का काम करता है, जो अशुद्धियों को अपने साथ बहा ले जाता है। ये जो चूना पत्थर आप लिख लेंगे ऐसे, चूना पत्थर फ्लक्स, फ्लक्स का काम करता है, काम करता है, जो अपने साथ अशुद्धियों को बहा ले जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स इसलिए मिलाते हैं, ये चूना पत्थर इसलिए मिलाते हैं जो एक फ्लक्स का, जैसे उसमें मान लिया कुछ स्मेल्टिंग जब हुआ ये लोएस, तो उसके जो अशुद्धियाँ होता है, चूना पत्थर उसको काट करके सबसे ऊपर झांग के रूप में कर देता है। तो हम उसको, झांग जब ऊपर आ जाता है तो उसको ऊपर को हम छन्नी द्वारा छान कर बाहर निकाल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा चावल अगर बनाते हैं किसी बर्तन में, तो जब आप चावल पकाते हैं तो मान लिया किसी बर्तन में, तो क्या होता है जब चावल पकने वाला होता है तो जैसे चावल में थोड़ा ऊपर उसके देखेंगे कुछ अशुद्धियाँ कुछ चिपका होता है, उसमें कुछ मैल देखेंगे आप, या कुछ मिट्टी कितनों भी आप धुल लें लेकिन उसमें अशुद्धियाँ कुछ चिपका होता है। तो उसको अशुद्धियाँ जब आपने इसको हीट एक निश्चित टेम्परेचर पे वो आता है तो वो झांग के रूप में उसकी अशुद्धियाँ ऊपर आ जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, छन्नी के रूप में छान लें इसको और बाहर निकाल लें, तो वो चावल क्या उसका गंदगी निकल जाएगा, वो शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही जस्ट आपका प्रोसेस लॉ अयस्क में भी होता है। तो उसको हम, तो चूना पत्थर हमारा ये काम करता है, उसको झांग बना देता है और झांग के ऊपर में के रूप में उसको ऊपर कर देता है, जिसको हमें अशुद्धियाँ निकालने में आसानी होता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो लौ अयस्क के विभिन्न टाइप के फर्नेस होते हैं, कौन कौन से आयरन कौन से फर्नेस से प्राप्त होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे। तो आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलें जितना लिखवाया जाता है। धीरे धीरे आपका नोट्स तैयार होता जाएगा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, और आशा हम लोग करते हैं कि बहुत जल्द ही ये लॉकडाउन हटेगा, पहले की तरह आपका क्लास फिर से संचालित होने लगेगा। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स क्लास।